Hello everyone, welcome to the 6th lecture of Force and Laws of Motion। आज के इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का 5 और लेक्चर्स आ चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the law of conservation of momentum can neither be created nor be destroyed, it remains constant in the system। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात होती है सिस्टम में, इंडिविजुअल नहीं, किसी भी सिस्टम में। जैसे कि सिस्टम में कम से कम 2 या 2 से अधिक चीज़ होना ज़रूरी होता है, तब जाकर वो सिस्टम बनाता है। अकेले कोई भी चीज़ सिस्टम नहीं बना सकता है। जैसे 2 बॉडी है, ठीक है, दोनों का मास ए और बी, 2 बॉडी है, दोनों का अपना अपना मास है और अपना अपना वेलोसिटी है, तो ये दोनों एक सिस्टम बनाएगा। केवल ए या फिर केवल बी सिस्टम नहीं बना सकता, उस समय वो केवल एक इंडिविजुअल रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी भी एक सिस्टम ऑफ बॉडी या फिर किसी भी सिस्टम पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब फिर हम इसमें आगे लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसको समझने के लिए आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठें। जो चीज़ें यहाँ पे समझाने के साथ साथ लिखी जा रही हैं उसको आप भी सिलसिलेवार तरीके से लिखते जाएं, तब जाकर के यह आसानी से समझ में आएगा। बिना कॉपी कलम के इसको समझने में काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। और यदि आप कॉपी कलम पे साथ साथ लिखकर तब समझेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी, और एक बार समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आप यदि अभी तक कॉपी कलम नहीं लेकर आए हुए हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम ज़रूर अपने पास ले लें, उसके बाद तब इसको देखें। सो सेकेंड पॉइंट में ये लिखने के बाद अब हम इसी के नीचे से फिर कंटिन्यू करेंगे। उसी के नीचे से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिस्टम माना हुआ है, ठीक है। उस सिस्टम में 2 बॉडीज़ हैं, एक बॉडी का मास m1 है और दूसरे बॉडी का मास m2 है। ये पूरा एक सिस्टम है, ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम है। ये अकेला सिस्टम नहीं हो सकता है, सिस्टम में कम से कम 2 या 2 से अधिक बॉडी ज़रूर होना चाहिए। अकेला ये दोनों इंडिविजुअल है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ ऑपरेट करेंगे, मिल गए, तो वो एक सिस्टम हो गए। सो यहाँ पे हमने एक सिस्टम कंसिडर किया हुआ है जिसमें एक बॉडी है जिसका मास m1 है और दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है। ये जो कंडीशन है, ये बॉडी u1 वेलोसिटी यानी इनिशियल u1 वेलोसिटी से m1 मास वाला बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक उसी तरह m2 बॉडी u2 वेलोसिटी यानी u2 इनिशियल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि u इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम करते हैं और v से हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ पे है कि 2 बॉडीज़ हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी एक u1 से और दूसरा u2 से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये इस समय एक दूसरे से टकराए नहीं हैं। सेकेंड केस आता है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस आया जिसमें ये यहाँ पर टकरा जाते हैं। ये दोनों चलते चलते एक दूसरे में ये टकरा जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये आगे चल रहा है और ये पीछे, लेकिन इसका स्पीड
कम होगा इन रिस्पेक्ट टू m1, यानी m2 का स्पीड कम होगा और m2 का ज़्यादा होगा, जिसके कारण कुछ दूर आने के बाद m2 में m1 पीछे से आकर के धक्का मार देता है। ठीक है, धक्का मार देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है अगला सिचुएशन। अगला सिचुएशन आता है कि जैसे ही m2 को m1 धक्का मारता है तो धक्का लगने के बाद m2 और उससे आगे की तरफ चला जाता है। क्योंकि ये स्पीड इसका ज़्यादा है और मास भी ज़्यादा है, तो आकर इसमें धक्का मारता है और जैसे ही धक्का लगता है तो इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण m2 और आगे की तरफ चला जाता है, यानी फिर से वो आगे की तरफ हो जाता है। जैसे ये हुआ, यहाँ पे ये दोनों कुछ ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर का ढक्कन है और ये मार्कर है, ऐसे अभी चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ये मार्कर आया और इसको ऐसे धक्का मार दिया, धक्का मारा, बस ये चला गया आगे। जैसे ये धक्का मारा, पहले धक्का नहीं मारा, उसके बाद आकर धक्का मारा, और थर्ड सिचुएशन में जैसे ही धक्का मारा बस ये चला गया ऐसे बाहर, यहाँ से ये ऐसे अलग चला गया, यानी इससे ये और आगे चला गया धक्का लगने के बाद। वही सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें इसी सिचुएशन को यूज़ करके प्रूफ करना है इस सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होगा। यानी इस सिस्टम के मोमेंटम में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आया होगा, वो दोनों कांस्टेंट ही होंगे। ठीक है, तो इनिशियली जब दोनों एक दूसरे को धक्का नहीं मारे हुए, कोलिजन नहीं हुआ है, तब भी ये दोनों किसी ना मतलब u1 वेलोसिटी से m1 मूव कर रहा है और m2 u2 वेलोसिटी से के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना मोमेंटम होगा, लेकिन हमको इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए इन दोनों के इंडिविजुअल मोमेंटम को जब हम जोड़ देंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी निकालेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इस सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इसका m1 का मोमेंटम होगा m1 इंटू u1, m1 इंटू u1, ये हमारा हो गया इसका मोमेंटम। बड़े वाले बॉडी जिसका मास m1 है उसका मोमेंटम हो गया। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो इसका मास m1 है और इसका वेलोसिटी u1 है, तो इसका ये मोमेंटम हो गया। और प्लस m2 इंटू u2, ये हमारा हो गया सेकेंड बॉडी यानी इसका मोमेंटम। तो ये टोटल दोनों इंडिविजुअल का जब मोमेंटम हम जोड़ दिए तो ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन तब इसके बाद ये दोनों के बीच में कोलिजन हो जाता है। अब उसके बाद फिर से निश्चित है जब ये कोलिजन होगा तो दोनों के स्पीड में भी बदलाव आएगा। स्पीड में भी कुछ किसी का बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है, यानी स्पीड में ओवरऑल बदलाव आएगा। तो वो चूँकि स्पीड अब बदल गया, पहले u1 u2 था लेकिन कोलिजन के बाद स्पीड बदल गया, तो स्पीड बदल के v1 और v2 हो गया। यानी इनिशियल वेलोसिटी ये था कोलिजन के पहले, और कोलिजन के बाद जब उनका वेलोसिटी हो गया v1 और v2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम का m1 इंटू v1 क्यों? क्योंकि कोलिजन के बाद इन दोनों के स्पीड में चेंज आ गया है और उसके बाद उनका मोमेंट स्पीड जो है चेंज हो गया, इसलिए इसको हम v से डिनोट किए हैं। तो m1 इंटू v1 प्लस इस बॉडी का m2 इंटू v2। सो इनिशियली m1 का वेलोसिटी u1 था, लेकिन कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी फाइनल v1 हो गया। उसी तरह इनिशियली m2 का वेलोसिटी u2 था, लेकिन फाइनल कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी v2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो आया इसी सिस्टम का मोमेंटम आया आफ्टर कोलिजन। ये मोमेंटम हो गया हमारा बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम हो गया हमारा बिफोर कोलिजन, और ये मोमेंटम हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू, ये मैं अकॉर्डिंग टू शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखिएंगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
ये जो बात यहाँ पे आया हुआ है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इस बात को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए यदि आप पेशेंसली इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका ये जो मोमेंटम का कंजर्वेशन और मोमेंटम का जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और आपको पता है सही ढंग से पढ़ने के लिए पेशेंस भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप किसी भी चीज़ को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पेशेंस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप ज़रूर ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं इसको सिलसिलेवार तरीके से इसी तरह आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते जाएं। इतना ज़रूर मेरा रिक्वेस्ट माने कि जो यहाँ पे उसको लिखें, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो अब हम उसी बात को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो हमने दो चीज़ माना हुआ था, एक m1 और दूसरा m2। m1 बड़ा है यानी मास ज़्यादा है और ये बड़ा है, और m2 का मास कम है और ये छोटा है। तो हम m1 को मास ऑफ ट्रक मान लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको मतलब एक विजुअलाइजेशन के लिए मानेंगे, हम m1 को ट्रक मान लेंगे और m2 को हम कार मान लेंगे। चूँकि m1 बड़ा है इसलिए ट्रक मानेंगे और m2 छोटा है इसलिए इसको हम कार मानेंगे, तब इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, फिर इसके बाद नीचे लेट m1 इज इक्वल टू द मास ऑफ ट्रक एंड m2 इज इक्वल टू द मास ऑफ कार। अब हम जाएंगे बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या क्या कंडीशन था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बिफोर कोलिजन u1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। हमने वहाँ पे माना हुआ है m1 एंड u1। फिगर में आप देखें ऊपर कॉपी में आपको दिखाई देगा बिफोर कोलिजन m1 के ऊपर u1 है, तो u1 इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, u2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। m2 के ऊपर u2 है, आप ऊपर फिगर में देखें, ठीक है, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर m1 u1, अब m1 को u1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, m1 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 u1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार, सॉरी मोमेंटम ऑफ ट्रक, क्योंकि हमको हमने m1 को ट्रक माना हुआ है। मोमेंटम ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन, m1 u1 मोमेंटम ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली m2 u2 ये हो जाएगा मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलिजन। ये हो गया हमारा कोलिजन के बिफोर का कंडीशन। m1 u1 इज द मोमेंटम ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन और m2 u2 इज द मोमेंटम ऑफ कार बिफोर कोलिजन। ये जो सिस्टम माना हुआ है उस सिस्टम में दोनों है, ट्रक भी है और कार भी है। अब हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि सिस्टम कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। अगर हम केवल ट्रक का बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा, केवल अगर हम इस कार की बात करेंगे तो ये कार इंडिविजुअल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को अगर मिलाकर बात करेंगे तो ये दोनों एक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल मोमेंटम यानी उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी उस ट्रक और कार का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ट्रक और कार का जो कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम था उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकल जाएगा बिफोर कोलिजन। ये बात समझ में आई। अब
मैं इसको रब करूँगा, मिटाऊँगा, फिर इसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। आपको जस्ट इसके नीचे से ही कंटिन्यू करते चले जाना है। सिमिलरली हम अब कोलिजन के बाद का कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली कोलिजन नहीं था, अब हमारा कोलिजन हो चुका है ट्रक और कार के बीच में। कार को पीछे से ट्रक आकर धक्का मार चुका है। अब धक्का मारने के बाद जो कार है वो ऐसे आगे की तरफ और भाग चुका है और उसके पीछे ट्रक भी कुछ वेलोसिटी से उसके पीछे फिर से आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन अब धक्का मारने के बाद ट्रक के वेलोसिटी में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा, हो सकता है कम भी हुआ हो, चूँकि वो धक्का मारा है किसी को, तो हो सकता है उसका वेलोसिटी कम हुआ हो। तो v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी था उसमें चेंजिंग आया कोलिजन के बाद, चूँकि चेंजिंग आया इसलिए हमने उसको अब v1 मान लिया। सो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन। हो सकता है ऐसे कार पीछे से चल रही हो, पीछे से आगे चल रही हो और पीछे से ट्रक आकर ऐसे धक्का मारो। धक्का लगने के बाद हो सकता है ट्रक का कार का स्पीड और ज़्यादा बढ़ गया हो, और चूँकि ट्रक इसे टकराया तो ट्रक का स्पीड और थोड़ा सा कम हो गया हो। ठीक है, तो v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार। अब देयरफॉर m1 v1 जो मास ऑफ द ट्रक है वो तो कांस्टेंट रहेगा। जब उससे हम कोलिजन के बाद जब हम ट्रक के मास को कोलिजन के बाद के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आएगा उस ट्रक का आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सिमिलरली जब हम कोलिजन के बाद जब हम कार का जो नया वेलोसिटी होगा यानी v2 होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कार के मास से, तो हमारा जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम ऑफ कार आफ्टर कोलिजन आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। कार और ट्रक का मास तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट ही रहेगा, केवल फ़र्क आएगा उनके वेलोसिटी में। ठीक है, अब देयरफॉर ये दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन। ये m1 v1 ट्रक का हो गया और m2 v2 हमारा कार का हो गया। अब हमें टोटल सिस्टम का चाहिए, इसीलिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो हो गया हमारा टोटल ट्रक कार सिस्टम है, उस सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ट्रक है और ये कार है। ठीक, ट्रक ने इस कार पर धक्का मारा है तो निश्चित है कि इस ट्रक ने इस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा। सिमिलरली हम जानते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चूंकि जब ट्रक ने कार पर धक्का मारा है यानी उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो कार भी तो ट्रक पे अपना कुछ फोर्स लगाया होगा, कार भी तो फोर्स ट्रक पे कुछ फोर्स लगाया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है, यानी एक्शन फोर्स होता है और रिएक्शन फोर्स होता है। यहाँ पे ट्रक कार पर एक्शन फोर्स लगाए यानी इसको धक्का मारा, तो कार भी तो ट्रक पर रिएक्शन फोर्स के चलते अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो फोर्स ज़रूर लगाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाए, ट्रक ने कार पर एक्शन फोर्स लगाया और उसके कारण कार ने ट्रक पर रिएक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, और अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई दो मूविंग बॉडी एक दूसरे में टकराती है यानी कोई पीछे से आकर इसे धक्का मारता है, तो जो आगे चलता रहता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण इस पर फोर्स लगा, पीछे वाले के कारण उस पर फोर्स लगा। लेकिन जिसने धक्का मारा है उसके स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये फोर्स आगे वाले पर लगाता है तो आगे वाला बॉडी भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उसी फोर्स के कारण जो धक्का मारता है उसका भी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है, ये आपने ज़रूर इसको ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, आप दो बॉल को लेकर के रख के इस तरह करके देखिए, आप वहाँ पे भी यही ऑब्जर्व करेंगे। आप एक बॉल को ऐसे ही रख दीजिए, गेंद को, और पीछे से दूसरे बॉल से ऐसे धक्का मारिए। देखिए जो पीछे वाला बॉल जब आगे वाला में टकराएगा तो जो आगे वाला बॉल पहले स्टेशनरी था वो मूव कर जाएगा और जिस बॉल ने धक्का मारा है उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यानी एक का स्पीड बढ़ जाता है और दूसरे का कम हो जाता है। कम इसलिए होगा क्योंकि पहले वाले ने भी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। तो फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे। लेट
F1 इज इक्वल टू फोर्स exerted बाय ट्रक ऑन कार। हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रक है इस कार पर F1 फोर्स लगाया। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि जब धक्का मारा तो इस ट्रक ने इस कार पर F1 फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब चूंकि ये भी अब कार इस पे लगाएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो F2 इज इक्वल टू फोर्स exerted by कार ऑन ट्रक। अब ये कार भी इस ट्रक पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो गया हमारा F2, ठीक है। ये F1 हो गया ट्रक द्वारा कार पे लगाया हुआ फोर्स, और F2 हो गया, यहाँ पे F2 दिख रहा है ना, ये F2 हो गया अपोजिट डायरेक्शन में कार के द्वारा ट्रक पे लगाया गया फोर्स। इतना बात समझ में आया। अब अगली बात, चूँकि ये दोनों एक दूसरे से टकराए हुए हैं, यानी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में तो ज़रूर आए होंगे, कुछ थोड़े देर के लिए सही, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में तो ज़रूर ऐसे आए होंगे। तो वो हम यहाँ पर मानेंगे T इज इक्वल टू ड्यूरेशन ये हो जाएगा DURATION, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। ये हो जाएगा, हम यहाँ पे मान लिए कि T टाइम का ड्यूरेशन था कोलिजन का, यानी T टाइम तक वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, ठीक है, यानी उतना देर तक कोलिजन हुआ T टाइम तक, ठीक है। इतना बात समझ में आया, इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी दो केसेस हो गए। एक पहला केस जिसमें ट्रक ने कार पर धक्का मारा हुआ है, उसको लेकर हम एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा केस एनालाइज करेंगे, केस 2, जिसमें जो कार है वो ट्रक पे जो अपोजिट फोर्स लगाया हुआ है उसको लेकर हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 को देखते हैं। केस फर्स्ट है, व्हेन ट्रक एक्सर्ट्स F1 फोर्स ऑन कार फॉर टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम U2 टू V2। हमने देखा जो कार का इनिशियल वेलोसिटी U2 था, लेकिन जैसे ही उस ट्रक ने कार पर F1 फोर्स लगाया टाइम t के लिए, तो उसका वेलोसिटी V2 हो गया, यानी वेलोसिटी इनिशियल U2 से चेंज होकर के फाइनल V2 हो गया, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मामला आ चुका है, तो यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है। हमने पढ़ा है कि जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एक्सेलरेशन A2 क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे कार का। यहाँ पे वेलोसिटी जब कार का है U1 और U2 और V2, ये दोनों जो वेलोसिटी है कार का है, तो एक्सेलरेशन भी हम कार का निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम t, यानी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे V2 है कार का, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार यानी U2 बाय टाइम t, यानी इतने टाइम के लिए ये कोलिजन हुआ, यानी इसी टाइम t में वेलोसिटी ऑफ कार U2 से V2 चेंज हो गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और हम जानते हैं कि फोर्स होता है, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने ये पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, हमने ये डेराइव किया हुआ था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे इसलिए आपको याद दिला देता हूँ, रिकनेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको बातें हमेशा दिमाग में बनी रहे, कहीं से भी कोई स्किप ना हो। तो पढ़ने का यही सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ें। आप अपने से भी जब घर पे पढ़ें, तो यदि कोई चीज़ मिलता है आगे की तरफ, तो उससे अगर कोई चीज़ पीछे जो आपने पढ़ा हुआ वो मिल रहा है, तो तुरंत वहाँ पे उसको रिवीजन कर ले, यानी उसको इंटरलिंक कर ले। इस तरह से कभी मतलब चीज़ें दिमाग से निकलती नहीं। तो हमने F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो F1 है, तो F1
इज इक्वल टू फोर्स, ये जो F1 किस पे एक्ट किया है, ये जो F1 है ये काम किस पे किया है, ये काम किया है कार के ऊपर। भले ही एक यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, F1 जो फोर्स है वो ट्रक के द्वारा लगाया गया है, लेकिन इसका एक्शन देखने को मिला है किस पे, कार पर। F1 जो फोर्स है वो ट्रक के द्वारा कार पर लगाया गया है, यानी F1 का एक्शन हमारे कार पर दिखेगा। तो F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास ऑफ कार इंटू मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार। बात समझ में आई? F1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। M2 क्यों लिखे? क्योंकि F1 भले ही लगाया गया है ट्रक के कारण, लेकिन ये काम किया है कार पे, इसलिए ये जो फोर्स होगा जितना कार पे इफेक्ट पड़ा उसी के बराबर होगा। इसलिए F1 इज इक्वल टू मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार। ठीक है, फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, F1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2 के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं V2, यही तो एक्सीलरेशन ऑफ कार यही ना है, V2 माइनस U2 बाई टाइम t, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। सो F1 आ गया हमारा, F1 इज इक्वल टू मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन ऑफ कार के जगह पर हमने चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार बाय टाइम t, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। केस 1 में ये हमारा इक्वेशन 1 आया। एक और यहाँ एक बार और फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे F1 जो है वो फोर्स कार पर लगा है, ट्रक के द्वारा लगाया गया है। तो ये इस फोर्स का जो इफेक्ट दिखेगा वो कार पर दिखेगा, यानी इस फोर्स के कारण कार का स्पीड बढ़ा होगा। तो इसीलिए ये जो फोर्स होगा वो कार के मास और उसके एक्सीलरेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी फोर्स के कारण कार में एक्सीलरेशन हुआ है, इसलिए ये जो फोर्स होगा वो कार के मास और कार के एक्सीलरेशन के बराबर होगा। इसको हम बार बार रिपीट और यहाँ पे जोड़ देकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, इसलिए हम इसको यहाँ पर बार बार करके हम समझा रहे हैं ताकि आपके बीच में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब हम देखते हैं केस 2 को, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब हम केस 2 में उस सिचुएशन को लेंगे जब ट्रक ने कार पर धक्का मारा और कुछ फोर्स एग्जर्ट यानी F1 फोर्स एग्जर्ट किया, उसके बाद यानी धक्का लगने के कारण कार ने जो ट्रक पर फोर्स लगाया है उसको हम यहाँ पर सेकेंड केस में लेकर देखेंगे। व्हेन कार एग्जर्ट्स F2 फोर्स ऑन ट्रक फॉर टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ ट्रक चेंजेस फ्रॉम U1 टू V1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यह कार है। ठीक है, ये मार्कर का ढक्कन, यह कार है, यह हमारा ट्रक है, ये दोनों एक चल रहे थे ऐसे। यहाँ पर धक्का लगा, धक्का लगने के बाद इस ट्रक ने इस कार पर फोर्स एग्जर्ट किया F1, जिसके कारण ये कार आगे की तरफ और तेज़ी से एक्सेलरेट हो गई, यानी इसका स्पीड बढ़ गया। अब चूँकि ट्रक ने कार पर धक्का मारा है तो हम जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कार भी ट्रक पर लगाएगा। तो एट अ टाइम जैसे उसी कोलिजन के टाइम इस कार ने भी बैकवर्ड डायरेक्शन में इस ट्रक पे फोर्स अप्लाई किया, तो उस फोर्स के कारण जो ट्रक का स्पीड था वो थोड़ा सा कम हो गया धक्का लगने के बाद। ऐसे भी आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा, जब धक्का लगता है तो जो धक्का मारता है उसका स्पीड कम हो जाता है और जिसमें धक्का लगता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका धक्का जो स्पीड जो है वो ट्रक का कम हो गया होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी U1 था और धक्का लगने के बाद उस कार ने ट्रक पर कुछ बैकवर्ड फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण उसका वेलोसिटी अब U1 ना होकर के अब V1 हो गया, यानी वेलोसिटी में चेंज आया। अब वेलोसिटी में चेंज आया यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन है, सेम कार के केस के तरह। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा किसमें, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ट्रक के केस में होगा। तो ट्रक का एक्सेलरेशन A1, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी था हमारा, वेलोसिटी जो चेंज हुआ वो V1 हुआ और इनिशियल था U1 बाई टाइम t। ये हमारा हो गया ट्रक का
एक्सीलरेशन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो उसका वेलोसिटी में जो चेंज आया वो इसी एक्सीलरेशन से चेंज आया, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर F2 इज इक्वल टू M2 इंटू M1, सॉरी यहाँ पे ट्रक है तो M1 इंटू A1। फोर्स F2 काम किया ट्रक पे, फोर्स F2 जो है वो कार के द्वारा एग्जर्ट किया गया, लेकिन ये काम किया ट्रक पे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, किसके, ट्रक के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, ठीक है। सो F2 इज इक्वल टू M1 इंटू A1, यानी ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट ट्रक पर दिखा, तो इसलिए यहाँ पे ट्रक का मास और ट्रक का एक्सीलरेशन। तो फिर इसको यहाँ पे हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू M1 इंटू A1 के जगह पर हम लिख देंगे V1 माइनस U1 बाई टाइम t। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको आगे लेकर चलेंगे। इतना बात समझ में आया? चूँकि हम जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होता है, उसी से आगे हम लिखेंगे सिंस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F2 माइनस F2। यहाँ पे माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। F1 जो फोर्स है वो ट्रक द्वारा लगाया जा रहा है कार पर, यानी F1 जो फोर्स है वो ट्रक द्वारा लगाया जा रहा है कार पर, ये F1 हो गया, और F2 हो गया जो कि कार के द्वारा रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है ट्रक पर। इसलिए यहाँ पे माइनस केवल और केवल इन दोनों के डायरेक्शन को दिखाता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स कभी भी माइनस में नहीं लगेगा, माइनस का मतलब केवल उसका डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। सो आपने इतना लिख लिया कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी जितना फोर्स ट्रक ने कार पर लगाया उतना ही फोर्स कार ने ट्रक पर लगाया। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपके माइंड में आएगा कि जब दोनों फोर्सेज इक्वल थी, यानी ट्रक ने कार पर लगाया उतना ही फोर्स कार ने ट्रक पर लगाया, तो फिर कार का स्पीड बढ़ क्यों गया और ट्रक का स्पीड कम क्यों हो गया? मतलब दोनों के सेम इफेक्ट क्यों नहीं दिखा? आप याद कीजिए, मैंने पीछे पढ़ाया था कि दोनों फोर्सेज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, लेकिन किस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा उसके मास पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यदि आप ज़मीन पे चलते हैं, वॉक करते हैं, तो आप भी ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं, तो उतना ही फोर्स अर्थ भी आप पे लगाता है, लेकिन उस अर्थ के रिएक्शन फोर्स के कारण आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके एक्शन फोर्स के कारण उस अर्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में अर्थ का मास काफ़ी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों दोनों पे इक्वल इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा, ठीक है। अब हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। सो F1 हमारा आया था, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमने इक्वेशन 1 और 2 माना थे F1 एंड F2 का, उसी को लेकर हम यहाँ पे चलेंगे। सो F1 के जगह पर हम लिखेंगे M2 इंटू V2 माइनस U2 बाई T। जो हमने इक्वेशन 1 जो माना हुआ था F1 इज इक्वल टू, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू, सब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। फिर F2 का वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 में माना हुआ था उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी M1 इंटू V1 माइनस U1 बाई टाइम T, ठीक है। ये हो गया। अब T से T कट गया, इतना बात समझ में आया? दोनों नीचे हैं तो एक दूसरे से कट गया। अब फिर हम यहाँ से लिखेंगे M2 का मल्टीप्लाई M2 का मल्टीप्लाई V2 से भी होगा और M2 का मल्टीप्लाई U2 से भी होगा। सिमिलरली इधर भी M1 का मल्टीप्लाई V1 से होगा और M1 का मल्टीप्लाई U1 से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा माइनस M1 V1, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। M1 माइनस में है और U1 माइनस में है, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस M1 U1,
ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। इधर है हमारा M2V2 और इधर है हमारा M2U2, ठीक है। अब हम इसको M1V1 जो माइनस में है, इसको अगर हम इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे M2V2 और इसको हम इधर ला दिए, प्लस इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। M1V1 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा M1U1 और ये जो इधर M2U2 जो माइनस में था, इसको जब हम राइट साइड में लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M2U2, ठीक है। अब हम इसको ये टोटल को उठाकर इधर कर देंगे, यानी ये टोटल को इक्वेशन के लेफ़्ट साइड कर देंगे और इधर के जो लेफ़्ट साइड में इसको टोटल हम राइट साइड में कर देंगे। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले M1V1 लिखेंगे, M1V1 प्लस M2V2। सो यहाँ पर अब पता चल रहा है कि M1U1 प्लस M2U2 एक साइड आ गया और M1V1 और प्लस M2V2 एक साइड आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक और इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार एक तरफ आ गया और फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक यानी M1V1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ कार डेट इज़ M2V2 दोनों एक साइड आ गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ट्रक और कार का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे मैं थोड़ा सा रब करके आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप इसी के नीचे से लिखेंगे। सो हमारा इक्वेशन यहाँ तक आ गया था, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। सो हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो कार और ट्रक है उसका इनिशियल मोमेंटम कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तो हमें प्रूफ करना था कि M1U1 प्लस M2V2 यानी जो ट्रक का जो इनिशियल मोमेंटम था और जो कार का इनिशियल मोमेंटम था ये दोनों बराबर होगा ट्रक के फाइनल मोमेंटम और कार के फाइनल मोमेंटम के बराबर। यानी ड्यूरिंग द कोलिजन इस मोमेंटम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। कोलिजन के पहले का सिस्टम का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का सिस्टम का मोमेंटम दोनों सेम रह गया। इस तरह से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो प्रूव हो गया कि किसी भी सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। हेंस मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आशा करता हूँ कि ये जो समझाया गया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को एक बार और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखें, वीडियो को स्पीड बढ़ा करके एक बार और देखें, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। बशर्ते आपने समझने के साथ साथ जैसे जैसे बताया गया उसको लिखा भी होगा। सो यदि आपको यह आज का वीडियो समझ में आया हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं घर बैठे इसी तरह साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और इम्पॉर्टेंट बात, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।